Welcome to Neat Biology Zone. So in this chapter, we will be studying about photosynthesis in higher plants. This is chapter 11 of NCERT. So let's start. Animals, including human beings, depend on plants for their food. ठीक है, सारे animals, हम लोग human beings, सारे plants के ऊपर depend करते हैं अपने food के लिए. ठीक है. Have you ever wondered from where plants get their food? तो plants को कैसे food मिलता है? Green plants, in fact, have to make or rather synthesize the food they need, and all the other organisms depend on them for their needs. So ये बेसिक सी चीज है, अपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं एंड उसके बाद जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. द ग्रीन प्लांट्स मेक और रादर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? तो ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद से बनाते हैं. ठीक है. Through photosynthesis process से. You have already learned that the autotrophic nutrition is found only in plants, and all the other organisms that depend on the green plants for food are called as heterotrophs. So मैं इस पैराग्राफ में क्या समझना है? ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स. ठीक है. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, अपना खाना सब खुद से बनाते हैं, और हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, जो कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, हम लोग होते हैं हेटरोट्रॉफ्स. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट photosynthesis. Green plants carry out photosynthesis, a physico-chemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compounds. क्या बोल रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जो कि एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है. ये ऑप्शंस में आ सकता है कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में. ठीक है. फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों चीजें हो रही हैं इस प्रोसेस में. ठीक है. हम लोग आगे समझेंगे. बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी, यूज करते हैं, सनलाइट की एनर्जी यूज करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है. अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी. ठीक है. सारे लिविंग फॉर्म्स जो भी हैं, सनलाइट के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हैं. द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है. सनलाइट की एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजंस. ये पढ़ते हैं क्या इंपॉर्टेंट टू रीजंस है. इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ. ठीक है. प्राइमरी सोर्स है फूड का. फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा, सिंपल लैंग्वेज में. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उसको सिंथेसाइज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ठीक है. एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में. सो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए इसके रीजंस फोटोसिंथेसिस. हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कैसी लाइफ होती, इमेजिन आप कर सकते हैं. दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो हम पूरा समझेंगे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है फोटोसिंथेसिस में. ठीक है. नाउ कमिंग टू 11.1, व्हाट डू वी नो? Let us try to find out what we already know about photosynthesis. Some simple experiments you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, green pigment of the leaf, light and CO2, they are required for photosynthesis to occur. So हमने ये छोटे क्लासेस में आपने 9th 10th में पढ़ा होगा. ठीक है. कि क्लोरोफिल होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, लाइट एंड CO2. ये तीनों चीजें हमको चाहिए होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी करने के लिए. ठीक है. इस टाइप के भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं. सबको पता तो सब कुछ होना चाहिए. ठीक है. दिस इज वेरी इजी, बेसिक चीजें हैं अभी तो. यू मे हैव कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स. ठीक है. कैरी आउट किया होगा अपने एक्सपेरिमेंट अर्लियर क्लासेस में. अगर आपने पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ. स्टार्च फॉर्मेशन का एक एक्सपेरिमेंट होता है, या तो एक वेरीगेटेड लीफ लिया है, या लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड एक्सपोज्ड टू सनलाइट. वेरीगेटेड लीफ क्या होता है? जिसमें थोड़े से पैचेस होते हैं. हमने बहुत सारी लीव्स देखी होंगी जिसमें पैचेस होते हैं, पूरा ग्रीन नहीं होता. कभी येलो पैचेस या व्हाइट पैचेस होते हैं बीच बीच में, तो सब जगह पूरा ग्रीन नहीं होता है. ठीक है. मतलब कि सब जगह क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है. ठीक है. व्हाइट पैचेस हैं. और या तो फिर ऐसी लीफ ली है जो कि थोड़ा सा बीच में आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है और इसको एक लाइट से एक्सपोज किया है. यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया छोटा सा. यहाँ पे सनलाइट है, ये प्लांट आप देख सकते हैं, और ये लीफ में देखिए ब्लैक ब्लैक ये लगा दिया है. ठीक है. ब्लैक पेपर लगा दिया है. ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट.
तो उसमें उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं दिया है, एग्ज्यूम कर रहे हैं कि आपने पहले पढ़ा होगा, बट मैं आपको बता देती हूँ। इस लीफ को क्या करते हैं, एक आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं, फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो डिप हो रहा है, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा सोल्यूशन का, ठीक है। और यहाँ पे इतने एरिया में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, यहाँ पे भी ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, और जो कवर्ड एरिया है वहां पे आपको कोई कलर चेंज दिखने को नहीं मिलेगा। सो आयोडीन हमेशा, अगर स्टार्च का प्रेजेंस होता है तो हमेशा ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। तो इस एरिया में मतलब कि कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसको कोई भी सनलाइट नहीं मिला, ठीक है। सनलाइट से ये डिप्राइव्ड था ये वाला एरिया ना। इससे हमको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे अकर करता है, ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं, नो कलर चेंज इन ब्लैक पेपर एरिया मीन्स कि देयर इज नो फोटोसिंथेसिस इन दिस एरिया, ठीक है। तो इसमें मेंशन नहीं है, बट आप ये डायग्राम अभी एनसीईआरटी में ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आप इजिली समझ पाए। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ में और लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, उसका भी इन्होंने डायग्राम नहीं दिया है। बिना डायग्राम्स के थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों को याद रखना, सो मैंने इसमें छोटे छोटे डायग्राम्स ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। Another experiment you may have carried out where a part of a leaf is enclosed in a test tube, ठीक है। एक पार्ट ऑफ द लीफ, एक प्लांट है, उसका लीफ का थोड़ा पार्ट KOH सोल्यूशन में, KOH soaked cotton which absorbs CO2। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब करता है CO2, इसका एक प्रॉपर्टी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है काफी, कि एब्जॉर्ब करता है CO2। तो हमने पार्शियली इसको डिप किया है KOH सॉल्यूशन में, KOH सोक्ड कॉटन, while the other half is exposed to air, ठीक है। इतना हाफ आप देख सकते हैं, हाफ पोर्शन ऊपर एयर में, हाफ नीचे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम हमने लाइट पे रखा। ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन द टू पार्ट्स ऑफ द लीफ, यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च while the portion that was in the tube tested negative। क्या बोल रहे हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट था, जो ओपन एयर में था, यहाँ पे हमको ब्लू ब्लैक कलर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे हमको ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला नीचे वाले पोर्शन में, क्योंकि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में हमको ब्लू ब्लैक कलर मिल गया स्टार्च की वजह से। ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च। ऊपर स्टार्च प्रोसेस हो रहा है, स्टार्च सिंथेसाइज हो रहा है, और नीचे नहीं हो रहा है, क्योंकि वो CO2 चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और स्टोर्ड होता है लीफ में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है लीफ में, जो भी फूड होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज नहीं लिखना है आंसर में, अगर इन द स्टोर्ड इन द फॉर्म कभी भी पूछे तो नहीं लिखना है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी टेस्ट ट्यूब में कवर्ड था एरिया, वहां पे क्या हुआ, टेस्टेड निगेटिव, वहां पे कोई भी स्टार्च नहीं था। दिस शो दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 एब्जॉर्ब कर रहा था, इसलिए यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं द पार्ट ऑफ द लीफ नॉट इमर्स्ड इन KOH गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। जो पार्ट ऑफ द लीफ जो कि इमर्स्ड था वो जो है दे रहा है KOH, जिसके जो इमर्स्ड था, नॉट इमर्स, सॉरी, नॉट इमर्स, जो नहीं इमर्स था वो, उसने जो एयर में था वो ब्लू ब्लैक कलर दिया, ठीक है। इसको मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसमें लिखा नहीं नाम, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, बिकॉज हाफ लीफ वाज डिप्ड इन द सोल्यूशन। केवल सोल्यूशन में दिया, जो पार्ट ऊपर एयर में था वहां पे हमको ब्लू ब्लैक कलर मिला, वहां पे स्टार्च सिंथेसिस हो रहा है। इसका मतलब है कि स्टार्च इज फॉर्म्ड, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। और जो नीचे डिप किया हुआ था वहां पे ये नहीं मिला। तो इसका मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब होता है कि CO2 का रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, इसमें इन्होंने डायग्राम्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट लेड टू अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जोसेफ प्रीस्टली का याद रखना है, 1733 से 1804। इन 1770 में इन्होंने परफॉर्म किया था अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बात करी थी। तो उन्होंने क्या किया था, प्रीस्टली यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। ये बहुत ध्यान रखना है कि इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था 1774 में, और एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। तो देखते हैं क्या किया था। इन्होंने क्या किया था कि ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, अ बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। इन्होंने क्या लिया था, एक देखिए बेल जार है यहाँ पे, और इन्होंने एक कैंडल रखा है और एक माउस रखा है, उसको कवर कर दिया है ग्लास से। तो एयर नहीं मिलेगी ऑब्वियसली बात है, तो माउस विल डाई ना, और इसकी फ्लेम भी जो है बुझ गई, फ्लेम भी गायब है।
तो उन्होंने बोला कि एक्सटिंग्विश हो जाती है अगर हमें क्लोज स्पेस में रखते हैं कैंडल को। सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज स्पेस। ठीक है, क्लोज स्पेस में माउस भी सफोकेट होकर उसकी डेथ हो गई। तो हमने क्या कंक्लूड किया, दैट ए बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर। ये बोल रहे हैं इस लाइन में, मतलब घुमा फिरा के थोड़ा लिखा हुआ है कि एक बर्निंग कैंडल या एक एनिमल जो भी ब्रीथ कर रहा है वो किसी तरह एयर को डैमेज कर रहे हैं इनके हिसाब से। फिर उन्होंने क्या किया, बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार। अब देखिए नेक्स्ट वाला डायग्राम, एक मिंट प्लांट रखा है इन द बेल जार, ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। ठीक है, कैंडल भी जल रही है, मिंट प्लांट रखा है तो ये भी जिंदा है, ये भी इसकी भी डेथ नहीं हुई माउस की, और ये भी फ्लेम भी इसकी बुझी नहीं। ठीक है, तो एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया, प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स जो है रिस्टोर कर देते हैं एयर को, जो भी ब्रीदिंग एनिमल्स या फिर बर्निंग कैंडल्स ने रिमूव कर दिया था। जो एयर की बात करी थी उन्होंने, एयर को कुछ खराब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, तो प्लांट्स उसको रिस्टोर कर देते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब आपको कुछ टर्म्स है इसमें मेंशन नहीं, बट कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फ्लोजिस्टोन होता है जो डैमेज्ड एयर है, किसकी वजह से बनी है, प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड माइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर एयर बाय प्लांट। इस लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फ्लोजिस्टोन एंड डीफ्लोजिस्टोन आपको पता होना चाहिए। फ्लोजिस्टोन है जो डैमेज्ड एयर है, वो एक तरह से CO2 है, बट अभी इसमें ना क्लियरली नहीं लिखा है। और जो डीफ्लोजिस्टोन है जो क्लियर एयर है, अच्छी हवा है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो डैमेज्ड एयर दैट इज फ्लोजिस्टोन प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कैंडल एंड माइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर एयर बाय प्लांट, डीफ्लोजिस्टोन। ठीक है, फिर can you imagine how Priestley would have conducted the experiment using a candle and a plant? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. How many different ways can you think of to light the candle without disturbing the setup? तो ये सारे थोड़े वैसे क्वेश्चंस दिए कि आप कुछ आइडियाज दे सकते हैं क्या कि बिना इसको डिस्टर्ब किए अब कैंडल जला दो अगर अंदर बुझ गई है। तो एक तरीका है कि या तो इसमें छोटा सा होल हो तो आप अपना जो लाइटर है या कुछ भी मैच बॉक्स की स्टिक अगर लंबी है तो आप जला सकते हो, वरना फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास, हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप कॉनकेव मिरर ले लेते हैं तो उसकी वजह से फ्लेम को इग्नाइट किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उस डिटेल में इतना नहीं जाएंगे, पर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एनसीईआरटी की ऐसा तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज द वन यूज बाय प्रीस्टली बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क एंड वंस इन द सनलाइट। अब इसी चीज को इन्होंने जॉन इंगेस हाउस ने प्रीस्टली के ही सेटअप को, दोनों चीजों को एक बार लाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, बाय प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क एंड वंस इन द सनलाइट, जॉन इंगन हाउस जो 1730 से 1799 showed that the sunlight is essential for the plant process that somehow purifies the air fooled by burning candles or breathing animals। सनलाइट एसेंशियल होता है, तो क्या बोल रहे हैं, जॉन इंगेलहाउस ने क्या किया कि एक बार डार्क में रखा एक बार सनलाइट में रखा। तो इन्होंने क्या किया कि एक बार डे में रखा और एक बार सनलाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा। फिर क्या बोल रहे हैं कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट सम हाउ प्यूरिफाइज द एयर फूल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स और ब्रीदिंग एनिमल्स। तो क्या बोल रहा है कि जो सनलाइट की वजह से प्यूरिफाई एयर हो जाती, एयर प्यूरिफाई हो जाती है जो खराब हो चुकी थी बर्निंग कैंडल या ब्रीथिंग एनिमल की वजह से। और उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, इंडियन हाउस का नाम याद रखना है। एक एक्वेटिक प्लांट लिया दैट इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स व्हाइल इन द डार्क दे डिड नॉट। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया था, एक हाइड्रिला मान सकते हैं, एक एक्वेटिक प्लांट लिया और यहाँ पे एक रखा हुआ है। ठीक है, किसी भी मीडियम में, शो दैट इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स के पास अब छोटे छोटे बबल्स देखने को मिले। और ये बबल्स क्या थे, ऑक्सीजन थे। और ये जो बबल्स हैं ये सिर्फ सनलाइट की वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है, सनलाइट में ही हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सन है तो सनलाइट में ही बबल्स होंगे, डार्क में नहीं हुए। फिर ये बाद में पता चला कि लेटर ही फाउंड आउट दैट बबल्स क्या थे, ये ऑक्सीजन थे, बबल्स थे ऑक्सीजन। ठीक है, later he identified the bubbles to be of oxygen, hence he showed that only the green parts of the plants that could release oxygen. Light is essential for the formation of oxygen. Light is essential for the formation of oxygen. Purification of air or formation of dephlogiston occurs only in the presence of sunlight by green plants. लाइट जो है चाहिए होती है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, लाइट जरूरी होता है, सनलाइट के बिना ये बबल्स नहीं मिलते। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर या फॉर्मेशन ऑफ डीफ्लोजिस्टोन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डीफ्लोजिस्टोन कब होगा,
जब सनलाइट मिलेगी हम लोगों को, ठीक है, सनलाइट मिलेगी, सनलाइट मिलेगी ग्रीन प्लांट्स को, तभी हो सकता है प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। अब क्या है, इट वॉज नॉट अंटिल दैट अबाउट 1854 दैट जूलियस वॉन सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज अ स्टार्च, ठीक है, ग्लूकोज है स्टार्च की तरह स्टोर रहता है, मैंने आपको बताया, हमेशा याद रखना है, जूलियस वॉन सैक्स ने इसके बारे में बात करी थी 1854 में। हिज लेटेस्ट स्टडीज शोड दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स क्लोरोफिल is located in special bodies called as chloroplast within the plant cells। ठीक है, इन्होंने इनकी स्टडी से ही हमको क्लोरोफिल पता चला कि वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ग्रीन सब्सटेंस होता है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स इज वेयर ग्लूकोज इज मेड एंड द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। किसने दिया? सैक्स ने। आपको याद रखना है सैक्स स्टार्च, एस से याद रखना है, ठीक है। नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स डन बाय एंगलमैन, T.W. Engelmann 1843 से 1909। Using a prism, he split light into its special components and then illuminated a green alga। ठीक है, क्लैडोफोरा प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। तब इन्होंने क्या किया कि एंगलमैन का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पे मैंने देखिए आपको बता दिया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। विजिबल रेज आपको पता है, पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो 400 to 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है, विजिबल रेज का। और एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्शन स्पेक्ट्रा होता है कि ऐसा वेवलेंथ लाइट का जिसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? वेवलेंथ एट विच हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस अकर्स, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है, किस वेवलेंथ पे हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एग्जाम देख सकते हैं, डायग्राम इसमें बना हुआ नहीं है, मैंने इसमें दे दिया है। यहाँ पे देखिए एक प्रिज्म लिया था उन्होंने और एक व्हाइट लाइट ली, तो ये क्या होगा, प्रिज्म से व्हाइट लाइट 7 विबग्योर में अलग अलग लाइट्स में अलग अलग कलर्स की रेज निकलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक जार में, कंटेनर में क्लैडोफोरा रखा और सस्पेंशन था एरोबिक बैक्टीरिया थे, ये जो डॉट डॉट है ना रेड रेड वाले, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा, स्प्लिट करी जब लाइट, द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ऑक्सीजन जहां जहां बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, फिर उन्होंने ऑक्सीजन जहां जहां पे इवॉल्व ज्यादा हो रहा है वो डिटेक्ट करेगा बैक्टीरिया। Here the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum। उन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया था एक्यूमुलेट हुआ मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। तो ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गया था, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था क्लोरोफिल ए और ये है क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो इसका जो रेज होता है वो है क्लोरोफिल ए का, आप मान सकते हैं अराउंड 450 से 500 नैनोमीटर, ठीक है, क्लोरोफिल ए का। और बी का आप समझ सकते हैं 650 से 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज थस डिस्क्राइब्ड, इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, इसका जो वेवलेंथ वगैरह है वो भी आप समझ जाएंगे। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का इस तरह से रहता है, और एक्शन स्पेक्ट्रम हमको पता चल गया कि कहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा है, किस लाइट में, तो ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। So guys, this is the first part. Hope you have understood. Kindly comment your reviews. See you in the next video. Thank you so much. Have a great day.